फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, काकी ने प्यार से कबीर के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, अरे मेरा बुद्धू सा बेटा, तेरी पत्नी आएगी और कौन ब्याह कर मेरी बहू बनाकर लाएगा। वही तेरे सारे दुख दर्द दूर करेगी। तेरी पत्नी तुझे इतना प्यार देगी कि तू सारी तकलीफ भूल जाएगा। अपनी दादी की बात सुनकर कबीर ने मायूस होते हुए दादी से कहा, नहीं दादी, अब मैं किसी को नहीं चाहूँगा, क्योंकि प्यार करना हमेशा तकलीफ देह होता है। मैंने जिस किसी को भी अपने दिल में जगह दी, वह हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गया। कबीर की बात पर दादी ने दुखी होते हुए कहा, कबीर, जानती हूँ तुमने अपनी माँ को प्यार किया था और वह तुमसे दूर हो गई, लेकिन बेटा, माँ के प्यार में और एक पत्नी के प्यार में फ़र्क होता है। जब कोई ढंग की लड़की मिलेगी तो तुम्हें खुद ही उससे प्यार हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब आगे। दादी की बात सुनकर कबीर ने दादी से कहा, लड़की? दादी, मैंने लड़की की ही बात की है, माँ की नहीं। कबीर के मुंह से यह सुनकर दादी ने हैरानी से उसका मुंह देखते हुए कहा, क्या कह रहे हो बेटा? कौन थी वह लड़की? क्या सचमुच तुम्हें किसी से प्यार हुआ था? कबीर ने अपनी आंखें झुकाते हुए दादी से कहा, महुआ, मैं उसे बहुत पसंद करता था दादी। मैं सोचता था कि बड़े होकर मैं इससे शादी करूंगा। मैं महुआ से हमेशा यही कहता था कि मैं डाकू का खात्मा कर दूंगा, मैं पुलिस वाला बनूंगा, बंदूक चलाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था दादी कि बंदूक तो मैं चलाऊंगा, लेकिन डाकू पर नहीं, पुलिस वालों पर। और इतना कहकर कबीर एक बार फिर भावुक हो गया और टूट फूट कर रोने लगा। कबीर की तकलीफ उमा काकी से नहीं देखी जाती थी और कबीर के मुंह से महुआ का नाम सुनकर काकी बहुत हैरान हो गई थी। उन्होंने कबीर को गले लगाते हुए कहा, लेकिन क्या महुआ भी तुम्हें चाहती थी? कबीर ने रोते हुए कहा, उसे कुछ नहीं पता था, वह तो बहुत मासूम थी। वह बस मुझे एक दोस्त की तरह समझती थी दादी। क्या मैं कभी उससे मिल पाऊंगा? क्या वह मुझे इस रूप में स्वीकार करेगी? उमा काकी ने कबीर से कहा, क्यों नहीं करेगी? हो सकता है कि तुम यह सब छोड़ दो, हो सकता है तुम अपनी महुआ के लिए यह सब छोड़ दो। काकी के मुंह से यह सुनकर कबीर ने भवें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं दादी, अब मैं यह सब कभी नहीं छोड़ूंगा, किसी के लिए भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब यही मेरी जिंदगी है। बदला लेना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। अमीर लोगों से बदला, मैं दुनिया में किसी अमीर को नहीं छोड़ूंगा। सबसे अपनी माँ की मौत का बदला लूँगा, महुआ को दूर करने का बदला लूँगा, अपनी मंडली वालों का बदला लूँगा। दादी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। कबीर के मुंह से इतनी नफरत सुनकर उमा काकी हैरान रह गई थी। उन्हें कबीर से डर लगने लगा था। उन्होंने कबीर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं मेरे बच्चे, इतनी नफरत अपने दिल में किसी के लिए मत पालना। हर अमीर बुरा नहीं होता है, जैसे हर गरीब अच्छा नहीं होता है। बेटा, कभी कभी अमीर लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। तुम्हें याद नहीं, तुम उस हवेली में अपना खेला दिखाने गए थे। तुम खुद ही उन लोगों की कितनी तारीफ कर रहे थे। तुम ही ने तो कहा था कि वह लोग बहुत अच्छे हैं, वह लोग भी तो बहुत अमीर थे। फिर तुम यह सब कैसे कह सकते हो कि हर अमीर बुरा होता है? काकी की बात सुनकर कबीर ने काकी से कहा, नहीं दादी, शायद वह हमारे साथ अच्छे थे, पर आपको नहीं पता है। हो सकता है किसी मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा उन लोगों ने भी उठाया हो और तभी वह लोग इतने अमीर बने हो। मुझे अब किसी की बात का विश्वास नहीं है। सूरा काका ठीक कहते हैं, हमें अमीरों से बदला लेना होगा दादी, तभी यह दुनिया रहने काबिल बनेगी। उमा काकी से अब यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कबीर क्या से क्या बनता जा रहा है। उन्हें कबीर की चिंता सताने लगी थी और वह बहुत ही शिद्दत से महुआ को याद कर रही थी। राधिका महुआ का दृढ़ विश्वास देखकर हैरान थी। वह इस बात से भी हैरान थी कि इतनी कम उम्र में भी महुआ इतनी समझदार कैसे है। उसने विवेक से कहा, हमारी बेटी बहुत बड़ी हो गई है ना विवेक, मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी कि यह हमारा इतना ख्याल रखेगी। अभी तो इसके खेलने कूदने की उम्र थी और इसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ गई हैं। राधिका को उदास देखकर विवेक ने राधिका से कहा,
वह बिल्कुल तुम पर गई है राधिका। भले ही तुम उसकी माँ हो या ना हो, लेकिन तुमने पाल पोस कर उसे अपने संस्कार दिए हैं, और यह उन्हीं संस्कारों की वजह है कि आज वह ऐसी बन गई है। तुम्हें याद है जब महुआ तुम्हारी गोद में आई थी, तब तुम सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन तुमने अपनी मेहनत और प्यार से महुआ को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। तुम्हें याद है तुम भी तो उस वक्त बच्ची ही थी, कैसे मुझसे बात बात पर लड़ा करती थी, लेकिन महुआ के आ जाने के बाद तुम अचानक से बदल गई थी, सचमुच उसकी माँ बन गई थी। विवेक के मुंह से यह सुनकर राधिका मुस्कुराने लगी। उसने विवेक से कहा, लेकिन इन 15 सालों में दुनिया कहाँ से कहाँ बदल गई है विवेक। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि हमारा समय कितना अच्छा था, लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए कितना प्यार था, लेकिन अब दुनिया ना जाने कहाँ जा रही है, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। विवेक ने राधिका का हाथ पकड़ते हुए प्यार से उससे कहा, तुम महुआ की चिंता बिल्कुल मत करो, वह बिल्कुल ठीक कह रही है। एक बार मैं ठीक हो जाऊं और हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। और इधर छम्मो ने विवेक और राधिका की बातें सुन ली थी, और वह यह जानकर हैरान रह गई कि महुआ विवेक और राधिका की बच्ची नहीं है। महुआ तैयार होने छम्मो की झोपड़ी में गई थी, इसलिए उसने कुछ नहीं सुना। छम्मो के मन में अब लाखों सवाल चल रहे थे। अगर यह बच्ची विवेक और राधिका की नहीं है तो यह लोग इसे पाल क्यों रहे हैं, वह भी इतने प्यार से। राधिका को देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि महुआ इसकी बेटी नहीं है। राधिका तो इसे बहुत प्यार करती है, और विवेक भी, वह दोनों तो इस पर जान लुटाते हैं। छम्मो हैरान और परेशान थी, और तब तक महुआ तैयार होकर बाहर आ गई। महुआ का रूप श्रृंगार देखकर छम्मो हैरानी से उसे देख रही थी, और मन ही मन सोच रही थी, तभी तो मैं सोचूं कि तुम हम बंजारों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो, बहुत अलग हो, तुम कुछ खास हो। तुम्हारे अंदर जैसे तुम्हारी रगों में किसी खास इंसान का खून दौड़ रहा है। पता नहीं तुम किसकी बेटी हो, कहाँ से आई हो, पर जो भी हो तुम बहुत खास हो। तुम्हारे अंदर कुछ तो है जो तुम्हें हम लोगों से अलग करता है। अभी छम्मो अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी महुआ ने उसके चेहरे के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ मौसी, अब आप भी लड़कों की तरह मुझे घूर रही हैं। छम्मो ने चौंकते हुए वर्तमान में आते हुए महुआ से कहा, अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, लड़कों की तरह तुम्हें नहीं घूर रही हूँ। मैं देख रही थी कि तुम अब बड़ी लगने लगी हो, बहुत खूबसूरत, कहीं तुम्हें किसी की नज़र ना लग जाए। और ऐसा कहकर छम्मो ने महुआ की बलाएं ले ली। महुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ कहती है कि अपनों की नज़र नहीं लगती है, आपकी और माँ की नज़र मुझे कभी नहीं लगेगी। मैं जानती हूँ, अब चलिए मौसी, हम चलते हैं। रास्ते भर छम्मो महुआ के बारे में सोच रही थी, और उसने मन ही मन यह निर्णय ले लिया था कि घर जाकर वह राधिका से महुआ के बारे में पूछेगी। नाटक कंपनी गांव से थोड़ी दूर पर जो खाली जगह थी, वहां पर उन्होंने अपने टेंट लगाए हुए थे। छम्मो और महुआ सज धज कर नाटक कंपनी के पास पहुंच चुके थे। नाटक कंपनी का मालिक शहर का था। छम्मो और महुआ उसके पास पहुंचे, और फिर छम्मो ने नाटक कंपनी के मालिक से कहा, हमने सुना है कि आपको नाटक के लिए कुछ लड़कियां चाहिए, हम तैयार हैं, क्या आप हमें अपनी कंपनी में भर्ती कर लेंगे। हमें नाचना आता है, और हमें काम की सख्त ज़रूरत भी है। अब आप बता दीजिए, आपको जैसा ठीक लगे। नाटक कंपनी के मालिक ने महुआ और छम्मो को बड़ी ही अजीब दृष्टि से देखा, और फिर उसने छम्मो से कहा, वैसे तो हमारे यहाँ अब भर्तियाँ हो चुकी हैं, जगह है नहीं, लेकिन फिर भी तुम दोनों मुझे ज़रूरतमंद लग रही हो। एक काम करो, वहाँ एक कमरा है, वहाँ चली जाओ। वहाँ पर हमारी कंपनी की बड़ी मालकिन है, वह तुम लोगों का नृत्य देखेगी। अगर उन्हें पसंद आया तो वह तुम्हें रख लेगी। कंपनी के मालिक से यह सुनकर महुआ और छम्मो खुश हो गई थी, और फिर वह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस कमरे की ओर जाने लगी जहाँ पर वह मालकिन थी। वहाँ पहुंचकर छम्मो और महुआ ने थोड़ी देर इंतजार किया, और फिर उस औरत ने उन दोनों को अंदर बुला लिया।
उस औरत की उम्र लगभग 50 साल की होगी और देखने में वह काफ़ी खूबसूरत थी। सब लोग उन्हें इंदू मैडम कहकर पुकारते थे। छम्मो और महुआ को देखकर उन्होंने महुआ की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसकी उम्र तो थोड़ी कम लग रही है, लेकिन तुम्हें काम मिल सकता है। यह क्या है कि हमें पुलिस विलिस का लफड़ा नहीं चाहिए। वैसे भी यह पुलिस वाले आकर हमें बहुत परेशान करते हैं। अब इतनी कम उम्र की लड़की को देखेंगे तो बेकार में लफड़ा करेंगे। छम्मो ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए इंदू मैडम से कहा, मैडम, इस लड़की को तो सबसे ज़्यादा काम की ज़रूरत है। इसके पिता का पैर खराब है और इसकी माँ गर्भवती है। वह फिलहाल काम नहीं कर सकती है। हालांकि वह बहुत अच्छी नर्तकी है। एक बार उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद वह खुद ही आपकी कंपनी में काम करना चाहेगी। लेकिन फिलहाल घर चलाने के लिए आप इसे काम पर रख लीजिए। हमें काम की सख्त ज़रूरत है। यह बच्ची बहुत आशा लेकर आपके पास आई है। हम क्या करें, हम बंजारे हैं, नट जाति के हैं, लेकिन सिनेमा की वजह से हमारा काम बंद हो गया है। वैसे यह लड़की बहुत अच्छे करतब दिखाती है। और करतब का नाम सुनकर इंदू मैडम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने छम्मो से कहा, तो फिर तुम इसे सर्कस में भर्ती क्यों नहीं कराती? वहाँ ऐसी लड़कियों की बहुत ज़रूरत होती है। छम्मो ने इंदू मैडम से कहा, नहीं मैडम, हमने सुना है वहाँ पर वह लोग बड़ा जुल्म करते हैं, खाना नहीं देते हैं और सारा सारा दिन काम करवाते हैं, वहीं रहना पड़ता है। अब इतना कुछ यह छोटी मासूम बच्ची नहीं सह सकती है। बस आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि फिलहाल आप इसे थोड़ा काम दे दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। इंदू मैडम ने ऊपर से नीचे तक महुआ को निहारा और फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, चलो ठीक है, अभी हम एक गाना चलाते हैं, ज़रा तुम दोनों हमें नाच कर दिखाओ। अगर अच्छा लगा तो रख लेंगे, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि इस लड़की की उम्र का किसी से जिक्र मत करना। कह देना देखने में ही छोटी लगती है, वैसे 18 की है, ठीक है ना? इंदू मैडम की बात सुनकर छम्मो ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जल्दी से गाना लगा दीजिए, हम आपको नाच कर दिखाते हैं। और ऐसा कहकर इंदू मैडम ने टेप रिकॉर्ड पर गाना लगा दिया और फिर छम्मो और महुआ ने नाचना शुरू कर दिया। इंदू मैडम को शुरू में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन एक बार जब समा बंध गया तो इंदू मैडम भी उन दोनों के नाच में खो गई। उन दोनों का आपसी तालमेल इतना अच्छा था कि देखने में लगता था जैसे फिल्म चल रही हो। सचमुच दोनों ने बहुत ही अच्छा नृत्य किया। गाना खत्म हो गया था, वह दोनों खड़ी होकर हाँफ रही थी और इंदू मैडम बस उन्हें देखे जा रही थी। और फिर जब उन्हें यह एहसास हुआ कि गाना खत्म हो गया है तो इंदू मैडम ने अपने दोनों हाथ ताले की मुद्रा में बजाते हुए कहा, वाह वाह, तुम दोनों तो बहुत होशियार निकली, बहुत अच्छा नाच करना आता है तुम्हें। अब तो तुम दोनों की नौकरी पक्की है। चलो अब पैसे की बात कर लेते हैं, तो कितने पैसे लोगी तुम दोनों? उस समय 100 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा थी। लोगों की महीने भर की तनख्वाह 100 रुपये होती थी। महुआ और छम्मो ने इंदू मैडम की तरफ नजरें करते हुए कहा, मैडम, अब पैसे की बात हम क्या करें, आप खुद ही बता दीजिए, आप कितना दे सकती हैं? इंदू मैडम ने उन दोनों की तरफ देखा और उनसे कहा, 10 रुपये। 10 रुपये का नाम सुनकर छम्मो ने आंखें निकालते हुए कहा, 10? क्योंकि छम्मो के लिए 10 रुपये बहुत ज़्यादा थे। वह तो खुश हो गई थी, लेकिन इंदू मैडम को ऐसा लगा जैसे छम्मो को 10 कम लग रहे हैं। वह घबरा गई कि कम पैसे सुनकर कहीं भाग ना जाए। उन्होंने तुरंत ही छम्मो से कहा, क्यों कम लग रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, हम 20 रुपये दे देंगे, लेकिन अब इससे ज़्यादा बढ़ाने की बात मत करना, इससे ज़्यादा रुपए हम नहीं दे सकते हैं। और जैसे ही छम्मो ने 20 सुना, उसकी बाँछें खिल गई। उसने आंख निकालते हुए कहा, हम दोनों के या हमारे अकेले के? इंदू मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, तुम अकेली के, तुम दोनों को मिलाकर 40 होते हैं। अब देख लो, इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे।
40 रुपए की बात सुनकर छम्मू और महुआ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन दोनों ने इंदु मैडम के पैर छूते हुए उनसे कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका एहसान चुका नहीं पाएंगे। आपने हम पर विश्वास करके हमें नौकरी दी है। बस हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छा नाच करें। इंदु मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, अब इतना तो करना ही पड़ेगा। तुम दोनों का नाच देखकर अगर तुम दोनों भीड़ जुटाने में कामयाब हो गई तो बस यह समझ लो कि तुम्हारे पैसे बढ़ जाएंगे। तुम दोनों के मिलाकर 50 रुपये कर दूंगी। और 50 रुपये का नाम सुनकर महुआ के तो होश उड़े जा रहे थे। वहीं पर ताली बजाकर उछलने लगी और महुआ की खुशी देखकर इंदु मैडम धीरे से मुस्कुराने लगी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।